हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, स्क्रीन पे जैसा कि आपको ग्राफ दिख रहा होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा कि कक्षा यानी कि क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, यहाँ हम ये पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो नाम से ही क्लियर स्टूडेंट कि राजा, किसान और नगर, यानी यहाँ बात करने वाले हैं राजा की और उसके राज्य व्यवस्था की यानी कि उसके नगर की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में आखिर वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, देखो सबसे पहला जो टॉपिक हो गया स्टूडेंट इसमें यानी अध्याय के अध्ययन बिंदु यानी कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। तो ब्राह्मी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? देखो उस वक्त में जो हमारी जो लिपि जो हुआ करती थी वो लगभग या स्टूडेंट से आपको काल लगभग 1830 का है, 1830 का जमाना है। उस वक्त में विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति को स्पष्ट करता है ये ब्राह्मी लिपि। और ज्यादातर जो अभिलेख जो मिले हैं, जो साक्ष्य सीमा जो मिले हैं, जो प्राचीन इतिहास का, वो ब्राह्मी लिपि के थ्रू स्टूडेंट्स मिलता है। ओके स्टूडेंट, और आरंभिक भारत के जो राजनीतिक इतिहास का जो अध्ययन को जो दिशा मिलती है वहां ब्राह्मी लिपि का बड़ा ही अहम रोल है। तो बहरहाल यहाँ पे तो मैं इंडिकेशन मार्क में दे रहा हूं और इसका जब आएगा तो मैं डिटेल में आपको इसके बारे में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के बारे में विथ ग्राफ स्टूडेंट्स में आपको बताने वाला, तो प्लीज आप बने रहें। उसी तरह से सेकंड हमें टॉपिक पढ़ना है स्टूडेंट्स महाजनपद के बारे में। ये महाजनपद क्या है स्टूडेंट? देखो महाजनपद का सीधा सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, यानी ऐसा जनपद यानी ऐसी प्रशासनिक, सीधा इसको एक लाइन में समझो। देखो प्राचीन भारत में जो राज्य या प्रशासनिक की जो इकाई जो होता था ना, वही महाजनपद कहलाया। ओके स्टूडेंट, अब ये जो महाजनपद था ये 16 था संख्या में स्टूडेंट, यानी कि 16, और इसमें से लगभग आपको आई थिंक 12 जो है वो राजनीतिक राज्य व्यवस्था में थी और 4 गणतंत्रीय राज्य में थी। और इस तरह से महाजनपद का डिटेल स्टूडेंट से हम लोग जानने वाले हैं। उसके बाद थर्ड टॉपिक होगा मगध साम्राज्य। आपने देखा है ना कटप्पा फिल्म, ओके, तो वहां उनका सीन देखा होगा बाहुबली। तो मगध साम्राज्य के बारे में थोड़ा बहुत आपने पहले भी जानकारी है होगी आपके पास। एग्जैक्टली भी हम यहाँ जानेंगे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं मगध साम्राज्य से और एग्जैक्टली हमें क्या पढ़नी, वो सारी चीजें आने वाली है स्टूडेंट, प्लीज वेट मी। फोर्थ टॉपिक होगा आरंभिक साम्राज्य, स्टार्टिंग पीरियड का जो साम्राज्य है, जो कल्चर था, वो भी हम लोग जानने वाले हैं। उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य यानी कि चाणक्य, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, वो यहाँ स्टूडेंट हम लोग जानने वाले हैं और इसके स्रोत को भी बताएंगे। सेना की शक्ति जो होती है, धर्म व्यवस्था, वो प्रचार इनके क्या थे मौर्य साम्राज्य के, वो सारी चीजें यहाँ हम लोग स्टूडेंट देखने वाले, वेरी इंटरेस्टेड। उसके बाद सिक्स्थ टॉपिक हम देखने वाले हैं सरदार और सरदारी। एक्चुअली होता है कि एग्जाम में कभी कभी सरदार और सरदारी से क्वेश्चन आया था और जनरली लोग को लगता है कि यार सरदार और सरदारी एक ही जैसी चीज है, लेकिन इसमें बेसिकली डिफरेंसेस है स्टूडेंट्स, वो यहां हम देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, 7 टॉपिक होगा वैदिक राजा। देखो कुछ जो वैदिक काल में जो राजा थे वो वैदिक राजा कहलाएंगे, सीधी सी बात है। तो वैदिक राजा का एक बड़ा अहम रोल है प्राचीनतम इतिहास में, तो वो यहाँ स्टूडेंट्स भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गुप्त साम्राज्य के बारे में। चंद्रगुप्त आपने सुना ही है, तो उसके ग्रामीण समाज के बारे में, उस टाइम में जो है वो एग्रीकल्चर की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, तो उपज बढ़ाने के क्या तरीके थे वो देखेंगे। भूमि दान और नए संप्रबंध, ग्रामीण का जो इलाका था, गांव, वो हम देखने वाले हैं उस वक्त का। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे और चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ साथ इसमें ही आ जाएगा आपको गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय थे। उसके बाद नौवां टॉपिक स्टूडेंट्स हो जाएगा नगर और व्यापार। अब नगर और व्यापार है तो सीधी सी बात है मुद्रा तो स्टूडेंट्स आएगा ही, बिना मुद्रा के व्यापार कैसा होना, उस तरह से। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा अभिलेख और साक्ष्य सीमा, यानी ये सारी चीजों को पता लगने के लिए आखिर कैसे पता लगा, ये तो बहुत पुरानी है। ये 1500 वैदिक जमाना जो था जीसस क्राइस्ट से भी बहुत पहले है, यानी अप्रोक्स इसको आप लगभग मान सकते हो कि आपको ये जो सभ्यता है 1500 बाद, यानी आपको हड़प्पा सभ्यता के 1500 बाद की है, तो सोचो ये कितना मतलब पहले की बात है। तो इतना पहले की जो बात है स्टूडेंट्स, वो आखिर हमें कैसे पता चला, इस चीज को जानने के लिए हम पढ़ेंगे यहाँ अभिलेख और साक्ष्य सीमा के बारे में। ओके, इस तरह से 10 टॉपिक है, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है लेकिन वेल सिस्टमैटिक हम लोग चलेंगे ताकि किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ओके स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट।
तो सबसे पहले मैं परिचय की मैं बात करूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि परिचय में हमें देखते हो परिचय में क्या होगा यार, वेरी सिंपल। सबसे पहले तो कोई कहानी के तौर से इस पूरे को लेके चलते, इसलिए मैंने ऐसा शुरू भी किया है कि यह कहानी हड़प्पा सभ्यता के 1500 बाद की है, जिसके बाद वैदिक सभ्यता आई। और अभी अभी आपको कुछ सेकंड पहले मैंने ये बात बोला भी कि 1500 पहले बाद की हड़प्पा सभ्यता के जस्ट, और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता शुरू हुई थी, तो वैदिक सभ्यता। इसलिए मैंने लिखा कि यह कहानी हड़प्पा सभ्यता के 1500 बाद की है, जिसके बाद वैदिक सभ्यता आई। ओके स्टूडेंट, इसी समय वेदों की संरचना हुई। ऑफ कोर्स ये वैदिक सभ्यता तभी तो कहलाई कि वेदों की संरचना उसी समय में हुई थी। इस सभ्यता के लोगों को आर्य कहा जाता था, आर्यवंशी। हम लोग उसी आर्यवंश से बिलोंग करते हैं, भारतवासी। इसकी भाषा संस्कृत थी। ओके, अब देखो वेद की अगर बात किया तो आपको जैसा कि पता हो गया, पर समराइज कर लो कि जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और जो सनातन धर्मी हैं उनके लिए ये जो वेद है ये सबसे पवित्र धार्मिक पुस्तक मानी जाती है, सबसे अवेलेबल भी है, और ये आकाशीय पुस्तक की मान्यता प्राप्त है इस वेद को। तो 4 वेद हमारे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हालांकि ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन में काफी आपको फर्क मिलेगा वेदों में भी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इसमें 19-20 का मामला आ जाता है। बहरहाल अब देखो, जब मैंने वेद की बात की, मैंने वैदिक सभ्यता की बात की स्टूडेंट, तो क्यों ना वैदिक काल की भी बात कर लिया। शॉर्ट हैंड में ग्राफ सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पूरा डिटेल जो जानना होगा हमें वो स्टूडेंट्स मैं आपको पार्ट 4 में बताऊंगा, जहां पे हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये सारे काल हम जानने वाले हैं। यानी स्टूडेंट्स के वैदिक काल को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ओके स्टूडेंट, देखो ऋग वैदिक काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसके अंतर्गत मतलब आ जाते हैं, उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत। अब उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि ये चीजें हम आपको बताएंगे चैप्टर 4 में स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली सबसे पहले जब का पार्ट 1 था ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के बारे में, क्यों ना सबसे पहले उसे देख लें स्टूडेंट। यहाँ पे तो बस एक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन के बेसिस पर मैंने आपको एक झलक दिखा दिया, और इसका फुल डिस्क्रिप्शन जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य साम्राज्य के बारे में ये आपको पार्ट 4 में आने ही वाला है स्टूडेंट्स। हालांकि मौर्य साम्राज्य के इस चैप्टर में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताना है, वो आगे आने वाला है। ओके, तो मेरे साथ बने रहे स्टूडेंट। किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो उसको आप ज्यादा आप माइंड ना करें। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान वे में आपको एक एक चीजें समझा दी जाएंगी, और आपकी तैयारी अच्छी नहीं बहुत ही अच्छी होगी स्टूडेंट्स, बिलीव मी। तो ब्राह्मी लिपि की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो ब्राह्मी लिपि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपको 1830 की दशक की बात है, और ब्राह्मी लिपि सीधी सी बात है कि आपको वैदिक सभ्यता के काल में यूज की जाने वाली लिपि रही है, ब्राह्मी लिपि ब्राह्मण से। तो आइए देख लेते एग्जैक्टली ये है क्या स्टूडेंट्स। वेरी इंटरेस्टेड पॉइंट। फर्स्ट इज भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी प्रिंसिप अपने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, यानी 1830 का जो दशक था ना, वो ब्राह्मी लिपि के खोज के बाद जो है स्टूडेंट बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज को हम लोग यहाँ कवर कर पाए थे स्टूडेंट्स। और इसके प्रिंसिप जो एक ये आपको अधिकारी थे, कौन, ईस्ट इंडिया के ये अधिकारी थे, इन्होंने ब्राह्मी खरोष्टी लिपियों का जो अर्थ निकाला। और क्या था अर्थ निकालने के बाद, इनसे समझने के बाद ही जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में देखने को मिला स्टूडेंट। यानी इससे बात ये समझ में आ रही है कि ब्राह्मी लिपि में बहुत सारी जो चीजें थी उस वक्त में वो ब्राह्मी लिपि में वर्णित थी। तो जहां ब्राह्मी लिपि का हमको समझ पाए, उससे अर्थ हम निकाल पाए, तो क्या था, फिर बहुत सारी चीजें ब्राह्मी लिपि में लिखी, वो सारी चीजें भी, यानी इतिहास के क्षेत्र में जो प्राचीनतम इतिहास है वहां एक क्रांति सी आ जाती है स्टूडेंट। तो आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी प्रिंसिप अपने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था। ओके, प्रिंसिप ने सबसे पहले। उसके सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो इस खोज से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिलती है।
इस खोज से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिलती है। मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल। मतलब अब मैंने आपको पहले ही ना बताया कि जो आपका जो आरंभिक भारत है, यानी जो इतिहास है, जो प्राचीनतम इतिहास था, वो ब्राह्मी लिपि के अर्थ निकाले जाने के बाद वो चीजें सारी आसान होती चली गई। तो इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेख और सिक्के में भी किया गया हुआ है स्टूडेंट्स। तो लगभग 600 ईस्वी से 600 ईस्वी लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक कि भारतीय समाज के साधारण लोगों के बारे में वैदिक साहित्य से जानकारी प्राप्त मिलती है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ 600 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट। 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। अब क्या था स्टूडेंट कि 20वीं सदी के आते आते तक आरंभिक समाज के बारे में एक अच्छी खासी हमें जानकारी मिल गई। वही यहाँ पे आपको एक चित्र तैयार हो गया, यानी कि स्पष्ट चीजें हमें दिखनी शुरू हो गई। ओके स्टूडेंट, अब हम जानने वाले कि ये सारी चीजें जो हुई, आखिर ये चीजें कैसे हो पाई स्टूडेंट्स? इसके पीछे सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो किसका है? मेन एक्टर, मेन हीरो कौन है इसमें? वो मेन है स्टूडेंट्स अभिलेख। ये अभिलेख क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई आप धातु पे या फिर पत्थर पे, किसी चीज पे इंसान जो है ना, उस वक्त में बहुत पहले तो लिखने का सही जमाना नहीं था ना, तो उस पे लोग खोद के जो है चित्र बना देते थे, लिख देते थे, और उसके जरिए जो हम धीरे धीरे समझ पाए उस वक्त के कल्चर को। तो आइए इसको एग्जैक्टली हम डिफाइन कर लेते हैं। अभिलेखों से तात्पर्य है पाषाण, धातु या मिट्टी के बर्तन आदि पर खुदे हुए लेखाभिलेखों से प्राचीन और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन की जानकारी। समझ में ये आया कि अभिलेख के थ्रू जो है ना हमें प्राचीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। और ये होता क्या है? अगर इसमें आपको थोड़ा सा टफ लगाओ तो यहाँ एक लाइन में देख सकते हो, वह लेखन पट, यानी वह लिखने वाला पट, यानी कि एक वो पत्थर का हो सकता है या फिर चमड़े का हो सकता है या फिर किसी धातु का हो सकता है, जिसके माध्यम से अतीत की जानकारी होती है, यानी ओल्ड टाइम की जानकारी होती है। फिर से मैं बोल दूं, वह लेखन पट अथवा चित्रकारी पट जिसके माध्यम से अतीत की जानकारी होती है, उसे हम अभिलेख कहते हैं। टोटल देख लो, अभिलेख से तात्पर्य है पाषाण, धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे हुए लेखाभिलेखों, यानी कि उस पर लिखकर प्राचीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन की जानकारी, यानी वह लेखन पट अथवा चित्रकारी पट जिसके माध्यम से अतीत की जानकारी होती है। अब देखो स्टूडेंट, ये अभिलेख जो आप समझ सकते हो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसका मतलब, क्योंकि प्राचीन इतिहास की जानकारी तो हमें पहले थी ही नहीं ना, इसके थ्रू हमें जानकारी मिली। इसका मतलब इसके महत्व को भी देखना होगा स्टूडेंट, एग्जाम में आ सकता है, बल्कि आता है, तो प्लीज आप ध्यान रखें। देखो, अभिलेख के महत्व की अगर बात की जाए तो सबसे पहला मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, आपने समझ भी गया होगा ये बात कि यह प्राचीन इतिहास की राजनीति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। अगर सोचो कि अभिलेख, क्योंकि अभिलेख ये मेरा पूरा तात्विक स्रोत में आता है और बाकी जो स्रोत है वो एग्जैक्टली पूर्ण विश्वास उस पर नहीं किया जा सकता, लेकिन अभिलेख पे निसंदेह पूरी तरह से हम उस पे, यानी कि आपको कठोर साक्ष्य के रूप में ये माने जाते हैं, प्रमाणिक होते हैं। तो यह प्राचीन इतिहास के रचना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अभिलेख एक तरह से अस्थाई साक्ष्य होते हैं, यानी कि परमानेंट प्रूफ दैट। सामान्यतः अभिलेख में लोगों की उपलब्धियों और विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है स्टूडेंट। देखो, ये जो आपको ग्राफ में जो स्टूडेंट जो दिख रहा है ना, ये ग्राफ में इस तरह से आपको अभिलेख के बारे में दिस दैट आपको रहता था, और ये सारी चीजें आपको इसी के थ्रू जो है लिखी जाती थी। और जैसा कि मैंने यहाँ पे जो मैंने बात किया था ये चीजों के बारे में, ब्राह्मी लिपि के बारे में, तो ब्राह्मी लिपि ये देखो स्टूडेंट, ये जो आपको ग्राफ पर है ये ब्राह्मी लिपि कहलाई, ठीक है। और ब्राह्मी लिपि कुछ ये इस तरह का भी, ये भी ब्राह्मी लिपि कहलाएगा। और ये जो है स्टूडेंट, अब जो मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको जो है खरोष्टी लिपि कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा आपको ग्राफ भी स्टूडेंट्स बता दिया गया कि आखिर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि कैसी थी, वो आप एग्जैक्टली यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जहां मैं कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको वो मिल जाए स्टूडेंट्स।
ओके स्टूडेंट्स, और मैं एक और खुशखबरी में बता दूं कि पूरा यहाँ मैं कोर्स आपको कंप्लीट कराने वाला हूं, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखो भाई, अगर मैं महत्व की मैं बात कर रहा था तो मैंने जैसा कि बताया कि यह प्राचीन इतिहास की रचना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है और अभिलेख एक तरह से अस्थायी साक्ष्य होते हैं। सामान्यतः अभिलेख में लोगों की उपलब्धियों और विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है, यानी कि उनके जो विचार थे, उनकी जो उपलब्धियां थी, वो जो जैसा शासन चला उनको लिपिबद्ध यानी कि उनको राइटिंग में लिख दिया जाता था। और ग्राफ भी मिला, क्योंकि उस वक्त की लिपि में ग्राफ भी बहुत ज्यादा था। फोटोज स्टूडेंट्स, यह प्राचीन काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन की गतिविधियों से अवगत कराता है, यानी कि उसका मालूमात देता है, मालूमात फराहम करवाता है। पांचवा पॉइंट स्टूडेंट, अनेक अभिलेखों में इनके निर्माण की तारीख भी होती है। हमें यह भी समझ में आ जाता है कि आखिर ये कितना दिन पहले है, क्योंकि अभिलेख में उसका साक्ष्य सीमा तिथि यानी कि तारीख के हिसाब से भी दिया गया होता है। अब ये जो पॉइंट्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि निर्माण की तारीख पता चलती है, जैसे कि देखो पाषाण युग, मौर्य युग, मगध युग, गुप्त वंश, इन सब की जो जानकारी हमें मिली कि किस किस वक्त में थे, ये तो अभिलेख का ही ना कमाल है। फिर तो मैंने कहा कि निर्माण की तारीख भी इससे पता चलती है, इत्यादि की जानकारी के स्रोत भी यही है, यानी यही का मतलब अभिलेख हैं। सम्राट अशोक के बाल अभिलेखों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। देखो एक्चुअली मामला क्या है कि सम्राट सबसे जो पुराना जो अभिलेख जो है ना, हालांकि तो मिला आपको हड़प्पा सभ्यता से, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख है वो इतना ओल्डेस्ट टाइम है कि वो अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो जिसकी वजह से हमें उसके बाद मिला अशोक का जो है वो पढ़ा गया ब्राह्मी लिपि। तो अशोक का जो अभिलेख है उसको सबसे फर्स्ट यानी भारतीय अभिलेख में सबसे पहला अभिलेख अशोक के अभिलेख को माना जाता है। तो सम्राट अशोक के बाल अभिलेख को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख। तो ये तो आपको सरकारी निजी अभिलेख, निजी का होता है पर्सनल एंड सेल्फ, और सरकारी मतलब जो गवर्नमेंट का होता है। तो वेरी सिंपल बात समझ में आई, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि अब सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख को डिफाइन किया जाए, एग्जाम में भी ये चीजें नहीं आती हैं। तो अब हम स्टूडेंट बात करने वाले महाजनपद की, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट महाजनपद। महाजनपद का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, जहां पे टॉपिक्स टू बी कवर्ड था कि प्राचीन भारत के राज्य या प्रशासनिक इकाई को कहते हैं, यानी जो हमारा प्रशासनिक सेवा है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो उस वक्त में महाजनपद के रूप में जाना जाता था। तो महाजनपद की जो संख्या है स्टूडेंट वो 16 थी। अब इन 16 को डिवाइड किया गया था 12 और 4 में। तो 12 जो है वो राजनीतिक राज्य और 4 जो है गणतंत्रीय राज्य में विभक्त थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी समय माना जाता है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि ये जो आपको महाजनपद का जो मैं बता रहा हूं आपको, ये 6ठी ईसा पूर्व का है, तो 6ठी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी समय माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों भाई, सोचो जरा। उसका कारण ये है स्टूडेंट कि इस वक्त में जो है ना वो नगरों का निर्माण व विकास हुआ, लोहों का प्रयोग, मैंने जैसे आप लोग बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा वासियों को लोहों की जानकारी नहीं थी, और ये जो महाजनपद यानी कि जो वैदिक सभ्यता आई उस वक्त लोहों की जानकारी लोगों को हो गई हुई थी, यानी कि लोहों के प्रयोग और उपयोग जो है लोग करने लगे थे। सिक्कों का विकास व उपयोग होने लगा था। ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र की रचना, जो कि आपको देखो कितना पावरफुल किताब, जिसको इतनी बड़ी संख्या में लोग फॉलो कर रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ पुस्तक मान रहे हैं जो सनातन धर्मी है। कौन? वेद को। कौन कौन सा वेद है अभी मैंने आपको बताया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद मैंने आपको जो बताई थी। ओके, ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र की भी रचना की गई। तो सोचो जरा कि महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी समय माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? जरूर माना जाएगा स्टूडेंट। तो आप यही लिख देना एग्जाम में आएगा तो कि 6ठी ईसी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी समय माना जाता है। क्यों? या इसके कारण क्या है? ओके स्टूडेंट, वेरी सिंपल। अब देखो, अगर बात करें तो ये तो मैंने आपको बताई थी महाजनपद के बारे में। महाजनपद में मैंने आपको ये बताया कि ऐसे भी आपको इसके बीच से क्वेश्चन आ सकता है। तो महाजनपद का ये आपको पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था। अब इसका तीसरा पॉइंट यहाँ देखने वाले हैं। वो तीसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट? कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन था। ठीक है, अधिकांश ज्यादातर, क्योंकि आपको अभी नभी मैंने बताया कि आपको 12 जो राजतंत्री था और 4 गणतंत्री था। तो इस तरह से क्या समझ में आया आपको कि अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन था, यानी कि आपको 12 जो है वो राजतंत्र में था, और
फोर्थ पॉइंट हो गया स्टूडेंट कि गण और संघ, गण का मतलब आपको डेमोक्रेसी और संघ का मतलब राजतंत्री में आ जाएगा। तो गण और संघ के नाम के राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था। हर जनपद की राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी आता है कि आखिर से किले से क्यों घेरा जाता है, तो किले से घेरे जाने का कारण यह है कि उस राजधानी को सेफ रखने का। जैसे कि आप चीन की दीवार तो आपने सुना ही होगा, बहुत ओल्ड हिस्ट्री अगर आपको मालूम होगा तो आप जो है इसका भी जानते होइएगा, क्या नाम था, जो कि एक खिलाफत उस्मानिया शुरू हुआ, तो उससे पहले जो फतह किया गया था इस्तांबुल को शायद, तो वहां भी जो है ऐसा ही था ना कि दीवारें खड़ी कर दी गई थी और 3 या 2 दरवाजे थे और हर पे सैनिक था। और वो दीवार पे जो है वो शीशे वगैरह जो है चुभा दिए गए थे ताकि कोई उसको क्रॉस नहीं कर पाए, बहुत ऊंची दीवार थी। तो इस तरह से उस वक्त में भी जो है वो एक दीवार जो है जिसे किले को घेरा जाता था ताकि जो जनपद जो राजधानी है वो सेफ रह सके। ऐसा एग्जाम में आता है कि आखिर ऐसा क्यों, तो यही कारण आप लिख दीजिए। देखो, किले बंद राजधानियां के रख रखाव और प्रारंभिक, अब देखो अगर राजधानी है तो भैया उसके रख रखाव के लिए तो खर्च होगा ना, सेना होगा। आप इतना लंबा किला बनाया फिर वहां पे सैनिक रखोगे तो कितना ज्यादा नौकरशाही तो वहां पे लगेंगे, यानी कि ब्यूरोक्रेसी। तो किले बंद राजधानी के रख रखाव और प्रारंभिक सेवाओं या फिर प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए अधिक धन की जरूरत थी। शासक किसानों और व्यापारियों से कर वसूलते थे, यानी उसको शासन चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसा लावे कहां से? अभी की तरह तो मशीन जो तो था नहीं कि फटाफट छाप लो। हालांकि अभी भी है, फिर भी हम लोग गवर्नमेंट जो एक एक चीज पे टैक्स, नमक बिस्कुट जो आप खाते हैं हर एक चीज पे, माचिस, हर एक चीज पे टैक्स है। तो टैक्स क्यों लिया जाता है? ताकि उस टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट को अच्छी तरह से रन, यानी कि देश को अच्छी तरह से संचालित किया जा सके। तो उस वक्त में भी जो व्यापारी और जो किसान थे उससे कर वसूला जाता था और उससे जो है राजधानी की जो शासन व्यवस्था थी वो चलाई जाती थी। ओके स्टूडेंट, धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थाई सेना अब क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ राज्य है ना वो अपना परमानेंट सेना बनाना। हालांकि पहले परमानेंट सेना का क्या सेंस है कि वो लोग जो है ना, जो राजा थे, जो मेन जो पूरे यानी केंद्र सरकार के रूप में जो थे, वो जो है कुछ प्रोटेक्शन देती थी राज्य को, मेन राज्य का अपना नहीं होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार हुआ और जो राज्य है वो अस्थाई सेना यानी खुद अपना पर्सनल सेना जो उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया। और नौकरशाही तंत्र भी यानी कि ब्यूरोक्रेसी यानी कि आपको प्रशासनिक सेवा भी उन्होंने जो है अपना सेल्फ जो है खुद राज्य का तैयार करना शुरू कर दिया। तो ये स्टूडेंट ये सारा जो आपको था ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 होता है यहाँ पे एंड। जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई उनमें से ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं और इनमें से ज्यादातर जो है क्वेश्चन स्टूडेंट्स वो आपका इसी नोट्स में आपको मिल जाएगा, एग्जैक्टली मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि नहीं होंगे और अक्सर क्वेश्चन होगा कि 2-3 क्वेश्चन होगा लेकिन उसका आंसर जो है वो एक ही होगा, इस वजह से क्वेश्चन की संख्या आपको यहाँ पे ज्यादा रहेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि शायद वो आपसे न बने या फिर इसमें वो न हो आंसर, उसके लिए आप वेलकम है, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक चीज यहाँ तक कि आपका जो क्वेश्चन टाइम्स जो यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन टाइम का एक सीरीज ही यहाँ मैं अवेलेबल करा रहा हूँ बच्चों को, ताकि एग्जैक्ट उसे पता चल जाए कि आंसर कैसे लिखा जाता है और किस चीज का कहां से कहां तक और कितना आंसर, कितने नंबर का कौन क्वेश्चन हो सकता है, ये सारी चीजें वहां करा दी जाती हैं। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604112।